बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। All right guys, very good morning everyone and good morning everyone। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देखना चाहता हूं कौन हमारे साथ लाइव है। सर यश है, देवशी है, निकिता है, इरफान है, फिर सीए विद किस्सू भी है, सौरभ है, मान्या है और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रगति, यश, अवष्टा और ये हमारा रेगुलर क्लास है बच्चों। कौन से इसका? जनवरी 26 एंड मई 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा रेगुलर सेशन यहाँ पर है एंड ऑनवर्ड्स वाले सितंबर वाले भी हो सकते हैं इसके अंदर, सितंबर 26 और भी कोई 2027 वाले होंगे वो भी बिल्कुल हो सकते हैं। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों हाँ, सबसे पहली बात तो आज हम लोग यहाँ पर किससे शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? आज हम लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर हमारे रेगुलर क्लासेस के अंदर अभी तक कौन से एक्ट हो चुके हैं? तो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट को फिनिश ऑफ कर दिया है, हमने पार्टनरशिप एक्ट को फिनिश ऑफ कर दिया है, हमने एलएलपी को फिनिश ऑफ कर दिया है और इसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपना हो चुका है। अभी जो हमारा अगला एक्ट आने जा रहा है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर हम लोगों को 9 यूनिट्स को पढ़ना है। काफी ज्यादा बड़ा ये चैप्टर होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर लगभग 32 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 32 मार्क्स के लिए वेटेज होता है इसका। मतलब 30% ऑफ वेटेज किसका है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है बच्चों, आपके सिलेबस के अंदर, है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। भयंकर इंपॉर्टेंट ये एक्ट आपके लिए। और ये एक्ट एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप साथ में मेरे करते हुए चलोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, पर अगर आप इसको साथ में नहीं करोगे और अगर आप इसको बैकलॉग रखोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इतने बड़े एक्ट को फिर से दोबारा से पूरा समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी चीजें मैं एक दिन में कवर करूं उतनी सेम चीजें आप लोगों ने यहां पर घर पर भी कवर करना चाहिए। क्या? बिल्कुल कवर करना चाहिए। एवरीथिंग हियर कह रहा है ऐप पर क्यों नहीं है क्लास? मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल्स माय एटीट्यूड, है ना। मेरी मर्जी बेटा, मेरे को यूट्यूब पे लेना है यूट्यूब पे लूं, मेरे को फेसबुक पे लेना है मैं फेसबुक पे लूंगा, मुझे इंस्टा लाइव जाके लेना है मैं इंस्टा लाइव ला के लूंगा। कुछ कर सकते तुम? नहीं बोलो ना, कुछ कर सकते तुम? नहीं ना। चलो सर आ जाओ, जोक्स अपार्ट, मैं ऐसे ही पहले 5-6 दिन डेमो सेशन जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूट्यूब पर लेने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए सर आ जाएंगे एकदम बढ़िया से। अब अगर मैं बात करूं, सुनो सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टॉपिक कौन सा है आज का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो हमारी मॉड्यूल 2 जो है बेटा वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है अपनी, है ना। बस वो एक सोगा बचा हुआ है अपना। बाकी अब आपको निकाल लेना है कौन सा? आपका मॉड्यूल 1 आपको यहां पर निकाल लेना है, यानी कि वॉल्यूम 1 आपको यहां पर निकाल लेना है, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, तो मॉड्यूल 1 से अब अपने को अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल 1 में भाई 150 पेजेस में, मतलब देखो ना टोटल कितने पेजेस है? 156 पेजेस है, ठीक है ना। उसमें से 150 पेजेस अकेला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नास्पिटा ही लेके चले गए बेटा। अब एक्ट इतना बड़ा है, खत्म ही नहीं होता है। पढ़ते जाओ। वो ऐसा ऐड नहीं देखा, हाथ धोते जाओ। लाइफ बॉय की एक्ट थी वैसा, पढ़ते जाओ। एक्ट को और एक्ट खत्म ही नहीं होता है, पर ये खत्म जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए सर आ जाएंगे एकदम बढ़िया से। सारे के सारे लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ बच्चों? अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना। यस, हाँ बिल्कुल देख सकते हो हर्ष, आप इसी बैच में वैसे भी ऐड होंगे। तो अभी मेरे 2-4 दिन 5 दिन तो सेशन मेरे यूट्यूब पे ही रहने वाले, तो आप 5 दिन ये लाइव कंटिन्यू कर लो। उसके बाद जब ऐप पे शिफ्ट होंगे तो आप ऐप पे कंटिन्यू कर लेना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, और जो बाकी एक्ट हमारे हो चुके हैं उसको आप रिकॉर्डेड फिर बाद में देख लेना,
ठीक है, ऑलराइट, चलिए सर, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनिए ना दोस्तों, अभी चलो ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में मैं यहां पर चालू करने जा रहा हूं। बढ़िया से शानदार शब्दों में हेडिंग डाल दीजिएगा आपके किताब में और लिख दीजिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कर देंगे बोलो? एक्ट का नाम लिख देंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एक्ट कब, कौन से ईयर में आया है? 1872 में आया है बच्चों। कब आया है बोलो बच्चों? 1872 के अंदर आया है। अब आप बोलोगे सर, चलो सर अब बेसिक से शुरुआत करते हैं फिर से। सर एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है सर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब पीपल ऑफ इंडिया को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्ट कहते हैं। याद है क्या? जब मैंने आपको लॉ की शुरुआत किया था तब पहले ही दिन मैंने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, व्हाट इज मेंट बाय लॉ, ऐसा अपन ने पढ़ा भी था। याद आ रहा है कुछ कुछ आपको, है ना? यस, ओके। अब दूसरी चीज देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1872 के बारे में। अब सर आप एक बात बताइए, 1872 का ये एक्ट है, इसका मतलब सर ये एक्ट तो ऐसा हुआ जो इंडिया आने से पहले एक्ट था। मतलब इंडिया को आजादी तो सर 1947 में मिली ना, तो ब्रिटिशर्स के जमाने का एक्ट है क्या? हाँ, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का एक्ट है, बट बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसको एज इट इज अडॉप्ट किया। इसके पीछे की मैं आपको एक हल्की सी कहानी बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1947 में अपने को क्या मिली थी बोलो? आजादी, आजादी मिली थी अपने को। और 1950 में क्या बनाया गया? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिया का, मतलब भारत का संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया 1950 में। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो लॉ है ना, या जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है ना, वो कब आई बच्चों? वो 1950 में आई, 26 जनवरी 1950। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं बच्चों रिपब्लिक डे के नाम से, कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया था 1947 में नहीं, 1950 में किया था। 15 अगस्त 1950 को आजादी हमें मिली थी, पर हमारा खुद का संविधान कब आया था बच्चों? हमारा खुद का संविधान आया था 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जिसके तहत यहां पर लॉ बनाए जाते हैं ना, वो 1950 में आया। ठीक है ना? कुछ बच्चों को तो आज ही पता चल रहा होगा ये चीज। अच्छा, इसलिए अपने को 2 सोन पापड़ी मिलती थी क्या स्कूल में? चलो ठीक है, इसी बहाने समझ में तो आया। ठीक है, आइए अब देखो, क्या तब तक आपने लॉ वॉ नहीं पढ़े थे ना, तो आपको क्या पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्या? तो अच्छी बात है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको अभी समझ आ रहा है। ठीक है, आइए चलो आओ। हाँ सुनो, अब हुआ क्या, इसके अंदर जो 1947 से 1950 हुआ ना, इस समय के दरमियान हमने फ्रीडम फाइटर्स से कहा देखो आपने तो हमें आजादी दिला दी, पर सही मायने में आजाद हम तब होंगे जब हमारा खुद के लॉ की प्रक्रिया होंगी, खुद हम हमारे लॉ को बना पाएंगे, किसी का छापा छापी नहीं करना पड़ेगा, तब जाके। तो 3 सालों तक यहां पर क्या बनाया गया बच्चों? यहां पर है ना, समझना, ट्रांजिटरी कमेटी बनाई गई, या ट्रांजिटरी यहां पर, या प्रोविजनल, इसे मैं कहता हूं प्रोविजनल असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। प्रोविजनल पार्लियामेंट को लाया गया, जिसके अंदर जिन लोगों का अहम योगदान था भारत को आजाद करने में, उन लोगों ने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉस को पास किया। क्या किया? कुछ इंपॉर्टेंट लॉस को पास क्या किया? अडॉप्ट किया। मतलब जो ब्रिटिशर्स के जमाने के लॉ थे, 1947 के पहले के लॉ थे, वो लॉ को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया इस पीरियड के दरमियान, और बाकी जितने भी लॉ है वो 1950 के बाद आए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये ट्रांजिटरी प्रोविजन में लिया गया। दूसरा, मैं अगर बात करूं, आपने सुना होगा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी 1949 की देन है। तो 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो एग्जैक्टली जो पुराना लॉ था उसको अडॉप्ट कर लिया गया, या प्रोविजनल पार्लियामेंट ने इसको पास किया। ठीक है ना? ऑलराइट। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी प्रोविजनल असेंबली ने क्या किया बच्चों? पास किया। समझ में आ रहा है क्या? और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज थे ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लॉज 1950 के बाद पास हुए। कब पास हुए बोलो
बोलो बच्चों? 1950 के बाद पास हुए। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? ऑल राइट सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है? तो ये मैंने आपको समझाया कि 1872 के लॉ को किस तरीके से अडॉप्ट किया, मतलब आप और मैं किस तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं या क्यों फॉलो कर रहे हैं, इनफैक्ट ये आप लोगों को पता चल गया होगा ये, या अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? ऑल राइट सर, अब देखो अगला, अब आप समझना नेक्स्ट वाली चीज को, और वो क्या, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो पूरा लॉ ही लिख दिया है बेटा इन्होंने, ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो पूरा लॉ ही लिख दिया है इन्होंने। लेकिन अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है कि सर, हाँ, अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये है बच्चों कि सर मुझे एक जरा एक बात बताइए यहाँ पर कि इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर, अरे ये क्या हो रहा है, अजीब सा क्यों चेहरा आ रहा है एकदम से, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकेंगे क्या आप? 1 मिनट रुको जरा। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, यस। अरे इतना ब्राइटनेस आ रहा है भाई, चेहरा ऐसा जबरदस्त ग्लो मार रहा है कि मैं कैमरा कांट हैंडल इट यार, है ना, मतलब क्या बताऊं मैं अब आपको। चलो आइए ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। चलो मेरा क्या कहना है, मम्मी से पूछना पड़ेगा ऐसी कौन सी साबन लेके आ गए, कितना चेहरा चमक रहा है, ठीक है? आओ सुनो मेरा क्या कहना है, ध्यान दो यहाँ पर, सुनो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने यहाँ पर आपको बताया 1872 के बारे में, और मैंने आपको यहाँ पर बताया एक्ट के बारे में। अब आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में बात करता है, किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 बात करता है, यहां पर बोलो ना, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बोलो? एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, कि ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कहां पर एप्लीकेबल होता है, और बेसिकली ये नाम के बारे में भी बात करता है, नेम ऑफ एक्ट के बारे में और एक्सटेंट ऑफ एक्ट के बारे में, जिसको मैं एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहता हूं, ठीक है ना? ऑल राइट, तो मुझे बताइए सर इस एक्ट को क्या नाम से हम लोग जानने वाले हैं? तो ये हम सभी लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोग इसको नाम देने वाले हैं। क्या नाम से बोलेंगे बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसका एक्सटेंट क्या रहने वाला है? तो लॉ कहता है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। क्या बोल के रखा है बोलो बच्चों? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 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 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर मुझे एक बात बताइए, ये अलग से जम्मू एंड कश्मीर क्यों बोल दिया? सर जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है, तो अलग से क्यों जम्मू एंड कश्मीर बोला? क्योंकि पहले के जमाने में एक आर्टिकल 370 होता था बच्चों, जिसको सबरोगेट कर दिया गया या जिसको खत्म कर दिया गया। अब ये आर्टिकल 370 क्या था मैं आपको वो समझाता हूं, हल्का सा ज्ञान आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ज्ञान, ठीक है? मान लो जैसे बच्चों ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये है अदर इंडिया। क्या है बोलो बच्चों? ये है अदर इंडिया, ठीक है ना? क्या मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो मुझे पता है कि मैं मैप बनाऊंगा इंडिया का तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं बच्चों कि यहाँ पर मैं मैप बनाया तो पीओके के अंदर ले लूंगा, चाइना को भी अंदर ले लूंगा, लगे अपने बांग्लादेश को भी समेट ही लो यहाँ पर, है ना? एकदम समझ रहे बात को, हिंदुत्व एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, अखंड भारत, है ना, वैसा कर डालूंगा मैं। तो एकदम कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना? यू नो आई नो, यू नो। हाँ चलिए आइए, तो मेरा क्या कहना है सुनिए ना, मेरा ये कहना है आप लोगों के साथ यहाँ पर कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये जो अदर इंडिया में जितने भी लॉज लगते थे ना, आर्टिकल 370 रोकता था, और आर्टिकल 370 कहता था, क्या कहता था बोलो? सुनो ना, आर्टिकल 370 यहां पर कहता था कि नहीं 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 नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अगर आपको भारत के लॉ, मतलब जो चीज भारत में है उसी के ऊपर भारत के लॉ लगाना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर के पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? वहां पर जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं ना, वो लोग इसको पास करेंगे, वो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके लॉ लगेगा किसके ऊपर? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। किसके ऊपर बोलो बच्चों? तो लगेगा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ओह अच्छा,
तो समझो ना, फिर अब क्या हुआ, अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ये ऐसे कैसा लॉ बना दिया, ऐसा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो चीज भारत का पार्ट है उसके ऊपर भारत के ही लॉ नहीं लगेंगे। ये क्या बात हो गई, ऐसी की तैसी लॉ की, और इन्होंने 370 को ही उड़ा दिया। बोले बस जो डैम रोक रहा है ना पानी जाने से, डैम को ही उड़ा दो। क्या करो, बोलो डैम को ही उड़ा दो, किस्सा खत्म करो। मतलब जो चीज यहां पर अब एप्लीकेबल है वो चीज यहां पर एप्लीकेबल है, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हैं आप बात को। इसलिए पहले है ना ऐसा लिखा जाता था, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर अब ऐसा नहीं लिखा जाता, अब लिखा जाता है सिर्फ होल ऑफ इंडिया। वो तो मैंने जानबूझ के एम्फोसिस डालने के लिए, आपको ये समझा पाऊं मैं, उसके लिए मैंने क्या किया, आपको बताया कि इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर एप्लीकेबल होता है। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? अरे बोलिए ना जल्दी से मुझे, क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इंडियन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सर ये इंडिया के धरती के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। इंडिया के धरती के ऊपर जो हवा है वहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। धरती अपना जो, अब देखो इंडिया का जो मैप है ना उसके आजू बाजू वाटर है, 3 साइड से, ट्राई साइड से वाटर है अपने पास। तो वाटर में भी एक एक्सटेंट तक इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, जो होता है जनरली 21 नॉटिकल माइल्स या 12 नॉटिकल माइल्स समथिंग कुछ तो भी होता है, तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। तो ऐसे केस के अंदर अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन हम लोग बोलेंगे वो भी इंडिया का पार्ट होगा क्या? हाँ सर वो भी यहां पर इंडिया का पार्ट होगा। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट जल्दी से बताना मुझे। ये सर एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि जो लॉ इंडिया के ऊपर लगने वाला है उसे हम लोग कहने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सवाल सर सिर्फ एक ही बनता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है करके, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, और ऐसा क्या है कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर दिया था, जो ब्रिटिशर्स ने अपने जमाने में, मतलब यूके के जमाने में, ब्रिटिश के जमाने में इन्होंने लॉ की एप्लीकेबिलिटी की। ऐसा क्या है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? तो देखो यार, ब्रिटिश के समय में बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया में आते थे और अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस का धंधा करते थे। इंडिया वाज ऑलवेज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, फॉर इट्स स्पाइसेस एंड अदर रिसोर्सेस, राइट। इंडिया को इसलिए तो सोने की चिड़िया बोला जाता था, है ना, पर सोना तो ब्रिटिशर लेके भाग गए, अब चिड़िया बची अपने पास। तो ऐसे केस के अंदर फिर भी अभी भी सोने की चिड़िया तो है ही है, ऐसा तो नहीं है भाई कि नहीं है करके, बट स्टिल। तो मेरा ये कहना है आपके साथ कि मुझे एक बात बताइए, यहां पर अब क्या हो रहा था, बहुत सारे आउटसाइडर्स आते थे और इंडिया में लोगों के साथ क्या करते थे, डीलिंग्स करते थे। क्या करते थे बोलो बच्चों? डीलिंग्स करते थे। सभी लोग बोलेंगे ना, क्या करते थे? डीलिंग्स करते थे। अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते थे, सुनना बात को, अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन, डीलिंग्स या कॉन्ट्रैक्ट करते थे इंडिया के लोगों के साथ, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व होते थे और अलग अलग, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भैया उस पर लगान या टैक्स लेना पड़ता था ना, तो ऐसे केस के अंदर वो लोग भी इन्वॉल्व होते थे उस डीलिंग में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे डीलिंग्स बढ़ना चालू हुई ना, तो भैया बहुत सारे उटपटांग हरकतें होना चालू हो गई, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होना चालू हो गया। फिर इंडिया के भी लोग बहुत ज्यादा, मतलब यहां पर हो सकता है कि दोनों साइड से, भैया ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो हो सकता है कुछ इंडियंस गलत कर रहे हो और मेजॉरिटी तो फॉरेनर से ही चोटे, वो भी तो गलत करते ही है। तो ऐसे केस के अंदर जबरदस्ती, मतलब मान लो मेरा कुछ और रेट डिसाइड हुआ है आपको गुड्स देने का, बट आप जब मुझे पैसा दे रहे हो तो आप मुझे कोई भलते ही रेट के ऊपर दे रहे हो। तो इससे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन का वातावरण हो जाता था। किस बात का? कि यार आए दिन मार्केट में झगड़े होते रहते हैं, आए दिन कोई ट्रेडर कहता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, आए दिन कोई बाहर वाला कहता है धोखा हो गया। भैया करे क्या, एक काम करते हैं, अब अपन है ना एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से एक नया एक्ट लेके आ जाते हैं जो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, और अगर कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति इससे दुखी होगा ना, तो वो कहा जा सकता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। कहा जा सकता है बोलो बच्चों, वो यहां पर बोलो ना, वो यहां पर कहा जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। ओ अच्छा, ओके, मतलब सर आपका ये कहना है ना, आप तो बस यही बोलना चाह रहे हो ना कि सर अगर किसी के साथ कुछ भी जुल्म हुआ, किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, तो वो व्यक्ति कहां पर जाए, वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाए। आप एक काम करो, आप ऐसा है ना कुछ बना दो, ऐसा कोई लॉ बना दो कि वो ब्रिटिशर्स के कोर्ट ऑफ लॉ में आए अपने दुख को लेके, और हम उसके दुख को और बढ़ाएंगे, ओ सॉरी हम उसके दुख को और कम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा यहां पर किसने कहा? ऐसा यहां पर ब्रिटिशर्स ने सोचा,
और उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि इंडिया में जो जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं उसको लेके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन 1872 के अंदर बना दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम दिया बोलो बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम इसे यहां पर इन्होंने दिया। समझे क्या बात को? अभी भी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं बताया, कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूं कि क्यों नीड थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अगर आप आएंगे जरा यूनिट नंबर 1 के ऊपर तो इंट्रोडक्शन में कुछ बातें यहां पर लिखी हुई है। चलिए पहले कुछ उस बातों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है करके उन सब चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहां से अपना मेन एक्ट चालू होता है। अभी अपना मेन एक्ट चालू नहीं हुआ है, अभी मैं बस आपको क्या दे रहा हूं, एक ओवरव्यू बता रहा हूं, इसको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो यहां पर इंट्रोडक्शन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ। सर ये कमर्शियल लॉ माना जाता है, ये कोई घरेलू लॉ वगैरह नहीं है। जैसे मैरिज एक्ट वगैरह हुआ ये घरेलू, ये डोमेस्टिक लॉ के अंदर आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमर्शियल लॉ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बोलो बच्चों? कमर्शियल लॉ के अंदर आता है, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड देखो, इट अफेक्ट्स एवरीबडी मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, है ना। इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज वर्ल्ड। इन बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो नए जमाने का सिविलाइज वर्ल्ड का एक बेसिस है, मतलब इसके बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती आज के जमाने में, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। समझे क्या बात को? चलिए सर अगला देखो क्या, अब देखो क्या नेक्स्ट वाले पॉइंट में, The law relating to the contract is governed by Indian Contract Act 1872। ये कब फोर्स में आया? ये 1 सितंबर 1872 में फोर्स में आया। The preamble of the act, प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट। ये प्रियम्बल एक्चुअली आप है ना सीए इंटर में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि प्रियम्बल क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्ट लिखने से पहले या कोई भी एक्ट को पूरी एक्ट के किताब होंगी तो किताब लिखने से पहले जैसे उसका फॉरवर्ड नहीं होता है क्या, जैसे उसका एक समरी नहीं होता है क्या कि क्यों ये किताब बनाई जा रही है, वैसे ही एक एक्ट बनने से पहले उसके प्रियम्बल लिखा होता है जिसके अंदर स्कोप की डिटेल्स होती है कि स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या पावर के लिए आ रहा है और क्यों आ रहा है वो एक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती है। किसके अंदर? प्रियम्बल के अंदर, ठीक है ना। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रियम्बल वो क्या बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाने का? टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इनका काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ लाना और कहीं कहीं जगह पर अमेंडमेंट करना। अमेंडमेंट करना मतलब कोई ना कोई एग्जिस्टिंग लॉ होगा वो पुराना हो गया होगा तो उस चीज को दूर करना। क्या करना बोलो? उस चीज को, पुरानेपन को दूर करना, ऐसा यहां पर बोला गया है, ठीक है। चलिए सर अगला देखो क्या, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। इट एक्सटेंड्स टू, क्या लिख दिया है यहां पर? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। डन, आ जाइए अगला पढ़ो। दो, द एक्ट मोस्टली डील्स विद अ जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 1 सेक्शन 1 से लेके 75 तक है जो जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, और सेकेंड पार्ट 124 से लेके 238 है जो स्पेशल काइंड्स के बारे में यहां पर बातचीत करते हैं। सर हमको कौन सा पढ़ना है, पार्ट 1 या पार्ट 2? दोनों पढ़ना है। सर एक बात बताओ, ये 75 से लेके 124 कहा गया, गायब हो गया। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली आपको एक और एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ा है हम लोगों ने, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट है ना बच्चों, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किसी जमाने में पार्ट होता था, बट बाद में बच्चे बड़े हो गए और बच्चे बड़े हो गए तो उनको अपना खुद का घर चाहिए था तो इन्होंने खुद का घर दे दिया। मतलब अब 1932 में बना दिया एक पार्टनरशिप एक्ट और 1930 में बना दिया सोगा एक्ट। तो 75 से लेके 124 तक के जितने भी सेक्शन थे जिसके अंदर पार्टनरशिप और सोगा की जिक्र किया जाता था वो इस एक्ट में से अबॉलिश हो गए क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट एक्ट आ गया। समझे क्या बात को? क्या आपको बात समझ में आई? ओके सर अगला देखो क्या, has entered as a result of increasing complexity of environment, innumerable of contracts are entered into by the party in usual course of carrying business। मतलब इनका कहना है आए दिन पार्टीज कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है। अरे भैया
आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाओ, आप एक सोप का पैकेट खरीदने जाओ, आप एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट क्यों नहीं खरीदने जाओ, आप एक कटिंग चाय पीने जाओ, हर जगह आप जो लोगों के साथ इंटरेक्शन जब भी करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में करते हो। क्या करते हो बोलो बच्चों, आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में करते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, ऐसा, राइट। अगला, it does not prescribe so many rights and duties which law will protect and enforce. Instead, इसके अंदर लिमिटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं which subject to parties में create rights and duties among themselves। मतलब क्या बोला, एक्ट जो है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये नहीं बताता कि आप क्या कर सकते हो करके। मतलब अगर ये बताना चालू कर दिया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेंगे आप सुबह ब्रश कर सकते हो, सुबह उठ सकते हो, गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हो, गाड़ी में हवा भरा सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। अरे भैया कितनी सारी चीजें डालना पड़ता। तो इन्होंने बोला मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम क्या कर सकते हो, मैं ये बताऊंगा कि तुम क्या नहीं कर सकते। मतलब ये बेसिकली लिमिटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि आप क्या नहीं कर सकते हो ना, ये उसके बारे में यहां पर बताता है। बाकी चीज बताता है क्या, नहीं सर ये बाकी चीज नहीं बताता है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अगला देखो सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाई करता है लीगल प्रिंसिपल्स को जो गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट को। ये आइडेंटिफाई करता है सामग्री की, एक लीगल, एक पक्का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की सामग्री क्या होंगी करके, है ना। इन एडिशन टू द स्पेशल टाइप जैसे कि इंडेमनिटी गारंटी, इसके अलावा ये जनरली कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बने तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री होंगी। जैसे कोई सब्जी बनाना है तो उसके अंदर क्या कॉमन सामग्री होती है, नमक होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, मिर्ची होना चाहिए, कॉमन सामग्री होती है। उसी प्रकार से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बने उसके अंदर कॉमन सामग्री क्या होंगी उसके बारे में बताता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। और साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इंडेमनिटी हुआ, जैसे गारंटी हुआ, जैसे बेलमेंट हुआ, जैसे प्लेज हुआ, जैसे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंटिजेंट हुआ, इनके बारे में भी बताता है क्या, हाँ सर इनके बारे में भी यहां पर बताता है। क्या करता है बोलो बच्चों, इनके बारे में भी यहां पर बताता है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट बोलो, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? जल्दी मित्रों, जल्दी। यस, ऑलराइट सर, आ जाओ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अब से हमारा जो स्पेसिफिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, मतलब जो मेन एक्ट है, अब ये मेन एक्ट हमारा यहां पर चालू होने जा रहा है। तो मुझे आप लोगों का 100% ध्यान चाहिए स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि अब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी, या अब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में अपन लोग क्या करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी अपन लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना, सारे लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर फोकस आपको करना है। चलिए सर, आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले अभी हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं सर, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ। तो देखो, आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 2 किसके बारे में बात करता है, जरा मुझे बता दो, मैं देखना चाहता हूं क्या आपको याद है या नहीं है। किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 किसके बारे में बात करता है, डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सर ये आपने एलएलपी के वक्त भी बताया था सर, हमको याद आ रहा है कि पूरे एक्ट के लैंग्वेज को शॉर्टन करने के लिए सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस लिखी होती है। क्या लिखी होती है बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन लिखी होती है सर, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 2 और इसके अंदर जो सब पार्ट है एच, यानी कि क्लॉज एच जो है ना, वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के बारे में। और ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट, क्या कहता है बोलो, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्शिएबल, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्शिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्शिएबल बाय लॉ, इसे कहा जाता है क्या बच्चों, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके साथ, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्शिएबल बाय लॉ,
इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। एक और बार बोलेंगे, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें दो पहलू आए, पहला हुआ एग्रीमेंट और दूसरा हुआ एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब जब हम लोग एग्रीमेंट को समझ लेंगे और एनफोर्सेबल बाय लॉ को समझ लेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको और मुझे क्लियर हो जाएंगी क्या? हाँ सर, क्लियर हो जाएंगी। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, देखो ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट में बोला ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा उसे कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है। अब मैं एग्रीमेंट को पढ़ लूं और मैं एनफोर्सेबल बाय लॉ को पढ़ लूं तो बाय डिफॉल्ट मेरी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कवर हो जाती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो सर यहां पर यही यही लिखा है, क्या डेफिनेशन देखो क्या कहता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ऐसे दो एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। बराबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, क्योंकि एग्रीमेंट समझ गया तो अपने को बाकी भी चीजें समझना है, फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ को समझेंगे तब जाके अपने को कॉन्ट्रैक्ट समझ में आने वाला है। क्या? हाँ सर, तब जाके अपने को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आने वाला है। ठीक है ना? चलिए सर, अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट के बारे में। तो देखो, एग्रीमेंट के बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अंदर बताया गया है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो सर आप? कोई भी एक्ट को, कोई भी जो एक्ट होता है ना बच्चों, इसको डिवाइड किया जाता है सेक्शन के अंदर। सेक्शन प्लस शेड्यूल के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है सब सेक्शन के अंदर, और सब सेक्शन को डिवाइड किया जाता है क्लॉज के अंदर, और क्लॉज को डिवाइड किया जाता है सब क्लॉज के अंदर। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? ये जनरली क्या चलता है, ये जनरली किसी भी एक्ट का सीक्वेंस चलता है यहां पर, कि अगर मुझे किसी चीज को डिफाइन करना है, मोटा मोटी तौर पर बताना है, तो मैं सेक्शन बोलूंगा। सेक्शन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है तो सब सेक्शन बोलूंगा। वो बहुत सारे पार्ट्स के भी अगर कुछ पार्ट है तो उसको मैं क्लॉजेज में डिवाइड करूंगा। बहुत ही कम जगह आपको क्लॉजेज सब क्लॉज भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? ओके सर, अब देखो क्या है यहां पर। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज ई के बारे में। सर ये सबसेक्शन और क्लॉज में कुछ डिफरेंस होता है क्या? होता है बच्चों। देखो सर, जनरली जो जैसे सेक्शन के अंदर जब सबसेक्शन आते हैं ना, तो सारे सबसेक्शन का आपस में रिलेशन होता है। बट जितने भी क्लॉजेस होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनका आपस में कोई भी रिश्ता नाता होता है क्या? नहीं सर, इनका आपस में कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब सर आपका ये कहना है आपस में कि जितने भी क्लॉजेस होंगे ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में काम करते हैं, पर जितने भी सबसेक्शन होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जैसा काम करते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चों? डिपेंडेंट जैसा। तो लॉ मेकर को जब जब इंडिपेंडेंस चाहिए सेक्शन के अंदर तो वो क्लॉजेस का प्रयोग करेगा, और जब जब उसको चाहिए कि नहीं देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन या देयर को एग्जिस्ट करता है कोई रिलेशन, तो वो हमेशा क्या करने वाला है? सब सेक्शन का रेफर करते हुए चलेगा। मोर डिटेल में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके एक एक्ट होता है बच्चों सीए इंटर में, वहां पर हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको इतनी बेसिक जानकारी जो जरूरी है वो मैंने आपको यहां पर दे दी है। कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाले कि बता लॉ को कैसे डिवाइड करते हैं। ये जब एक जनरल नॉलेज वाली बात है जो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जिसमें आप लॉ पढ़ रहे हो पहली बार, तो आपको ये कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है? ऑलराइट सर, तो देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा सर ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय है लॉ के द्वारा, हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब मैं आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के बारे में बता दूं। ये एग्रीमेंट को डिफाइन करता है, और एग्रीमेंट को देखो कैसे डिफाइन किया, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या बोला बोलो बच्चों? एग्रीमेंट का मतलब क्या बोला इसने? सर एग्रीमेंट का मतलब क्या बोला, आओ पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई। ठीक है, देखो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, every promise and set of promises, every promise and set of promises forming consideration for each other, every promise and set of promises forming consideration for each other is agreement.
इस क्या है बोलो बच्चों, ये होता है एग्रीमेंट। क्या होता है सभी लोग जल्दी से बताना, ये होता है एग्रीमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन की तरह काम करते हैं ना, वो क्या बन जाता है बच्चों, वो यहां पर एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है सभी लोग बताना, वो यहां पर एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो जल्दी से, वो यहां पर एग्रीमेंट बन जाता है। समझे क्या आप बात को, हाँ सर वो यहां पर एग्रीमेंट बन जाता है। ऑल राइट सर, लेकिन सर अभी भी हमको ये डेफिनेशन तो समझे नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो यहां पर प्रॉमिस, और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है हमें तो ये पता नहीं है। तो सर अगर आप प्रॉमिस को समझा दोगे तो हमको एग्रीमेंट समझ जाएंगे, और एग्रीमेंट समझ जाएगा तो हमको कॉन्ट्रैक्ट को समझने में इजी नहीं होंगी। अरे यार भाई साहब खत्म ही नहीं हो रही सर चीजें, ये तो अलग ही दुख है सर ये तो। देखो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं किसके बारे में, अब मैं आपको प्रॉमिस के बारे में समझाने जा रहा हूं। पहले मैं आपको प्रॉमिस को समझाऊंगा, प्रॉमिस को समझाऊंगा तो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट समझेगा, और एग्रीमेंट समझ गया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, चीटिंग कर रहे हो यार सर आप तो, बहुत ही हो गए। तो अब देखो क्या प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, देखिए यहां पर when a person to whom proposal is made, प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। क्या होता है बोलो बच्चों, प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। when a person to whom offer is made, सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है बताना या जताना। सिग्निफाई यानी कि बताना, हिज असेंट, असेंट का मतलब होता है अप्रूवल। जब मैंने किसी पर्सन को ऑफर दिया और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति मुझे बताता है, अप्रूवल देता है अपना उस ऑफर के ऊपर, उस किसके ऊपर, ऑफर के ऊपर, तो मैं क्या बोलता हूं कि ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। क्या बोलता हूं बोलो बच्चों, ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल जिस समय एक्सेप्ट हो जाता है ये क्या बन जाता है बच्चों, ये प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है सभी लोग बताना, ये प्रॉमिस बन जाता है। अरे भाई साहब मैं आओ आपको नीचे एग्जांपल की मदद से समझाता हूं बच्चों। ये कौन है बताऊं मैं आपको, ये है हमारा हर्ष। कौन है बोलो बच्चों, ये है हमारा हर्ष। हर्ष को सभी लोग हाई कर दो यहां पर, हर्ष को सभी लोग हाई कर दो यहां पर। ये कौन है, ये है यहां पर हर्ष। ठीक है ना, हर्ष है ना क्या खा रहा था, हर्ष बेटा मान लीजिए चाय पी रहा था, है ना, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। अब लेकिन हर्ष के पास बिस्किट नहीं थे, तो हर्ष कहता है एक काम करता हूं, फट से चाय को रखता हूं ढक के और तुरंत जाता हूं बाजू वाले दुकान पर रामू काका के पास। किसके पास बोलो, रामू काका के पास जाता हूं जल्दी से, एंड फट से बिस्किट लेके आता हूं। तो हर्ष जाता है यहां पर रामू काका के पास और रामू काका को ऑफर देता है, रामू काका मैं तुम्हें दूंगा 10 रुपए। रामू काका मैं तुम्हें दूंगा 10 रुपए, तुम भी बदले में मुझे देना, क्या देना, बिस्किट देना। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 50-50, अगर हर्ष को बहुत पसंद है तो 50-50 का पैकेट देना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं सुनो ना, मतलब हो ये रहा है कि जो हर्ष है ना बच्चों, जो हर्ष है ना बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो यहां पर ऑफर दे रहा है 10 रुपए का, ऑफर दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रपोजल, इसी को बोला जाता है प्रपोजल। हर्ष दे रहा है यहां पर ऑफर, प्रपोजल रामू काका को, और रामू काका जब इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि ओके हर्ष मैं तुमसे 10 रुपए लेने के लिए रेडी हूं, रेडी हूं, रेडी हूं, रेडी हूं, तब जाके मैं क्या बोलूंगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। और ये ऑफर को जब रामू काका ने एक्सेप्ट किया तो ये अपने आप में क्या बना बच्चों, ये अपने आप में एक प्रॉमिस बना। क्या बना बोलो, प्रॉमिस वन बड़ा। क्या बना, प्रॉमिस वन बना। समझे क्या बात को, हर्ष ने जो ऑफर दिया, रामू काका ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो दैट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब रामू काका हर्ष को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें 10 रुपए के जगह 50-50 बिस्किट पैकेट दूंगा, दो बिस्किट के पैकेट दूंगा 50-50 के, 5 रुपए वाले। कितने वाले, 5 रुपए वाले। कितने वाले बोलो ना बच्चों, 5 रुपए वाले दूंगा, है ना। तो हर्ष इसको ओके बोल रहा है, मतलब रामू काका ने 50-50 का ऑफर दिया और हर्ष ने उसको ओके, मतलब हर्ष ने उसको एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये क्या बना बच्चों, प्रॉमिस बना। क्या बना बोलो ना जल्दी से, प्रॉमिस बना। अब अगर आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो देखो क्या, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए लाभदायक है। कंसिडरेशन का मतलब होता है फायदेमंद है। क्या है बोलो बच्चों, फायदेमंद है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। फायदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फायदा हो रहा है। जैसे मुझे बताइए, रामू काका का किसका फायदा है, 10 रुपए का फायदा। हर्ष का किसका फायदा है, बिस्किट पैकेट का फायदा। समझे क्या आप बात को। तो एक प्रॉमिस, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को ऑफर देके एक्सेप्ट कर
करता है तो वो प्रॉमिस बनता है, और दूसरा व्यक्ति उसके बदले में ऑफर देता है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं तो वो भी प्रॉमिस बनता है। और ये दोनों प्रॉमिस जब एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन की तरह काम करते हैं, फायदे की तरह काम करते हैं, तो ये बन जाता है क्या? एग्रीमेंट। क्या बन जाता है बोलो बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? एग्रीमेंट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? एग्रीमेंट। समझ में आया क्या? बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ में आया क्या? सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख देंगे ओके। क्या लिखेंगे बोलो? ओके। सिर्फ ओके इतना लिखना है आपको, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ओके लिखना है, ठीक है ना? ऑल राइट, ऑल राइट। नहीं यस सर तो मुझे लेना देना ही नहीं है, आप लिखेंगे ओके, ठीक है? हाँ चलो, मजा आता है भाई, चलो आइए। दर्शिल कह रहा है सर 1 लाइक पे 5 नंबर मिलते हैं। हाँ दर्शिल, लेकिन वो रिवीजन के समय मिलते हैं। अभी इन लोगों की रेगुलर क्लास चल रही है, अभी इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लाइक से काम नहीं बनेगा इनका, ठीक है? आओ चलो। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, सारे लोग समझो ना, मैंने क्या कहा? कह दिया, कह दिया, मैंने कंसेप्ट को कह दिया। कैसा लगा आपको मेरा गाना? सभी लोग लिखेंगे ओपी, अब लिखेंगे आप ओपी, ठीक है? आओ चलो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सबसे पहले सर हमने पढ़ा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हमें पल्ले नहीं पढ़ा एग्रीमेंट क्या होता है, तो हमने एग्रीमेंट से पूछा कि बता दो सर ये क्या है करके। तो एग्रीमेंट में बोला एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर को बोल दिया इन्होंने एग्रीमेंट। पर हमें प्रॉमिस का मतलब नहीं समझा सर, फिर हमने प्रॉमिस का मतलब पता लगाया। तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब आप किसी पर्सन को प्रपोजल देते हो और दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल के ऊपर एक्सेप्टेंस असेंट देता है, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ तब वो प्रॉमिस बनता है। मतलब समझना, एक प्रपोजल दूसरे प्रपोजल के लिए जब कंसिडरेशन बने वो एग्रीमेंट होता है। और प्रपोजल का मतलब क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या है बोलो बच्चों? प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लेकिन अब आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, अब आप जरा कॉमन सेंस लगाओ। क्या कि सर एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट का मतलब हुआ प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2। मैं बोल सकता हूं क्या ऐसा? बराबर। सर प्रॉमिस 1 में क्या था? ऑफर 1 था और उसका एक्सेप्टेंस 1 था। प्रॉमिस 2 में क्या था? ऑफर 2 था और उसका एक्सेप्टेंस 2 था। ये बिस्किट पैकेट वाला हुआ और पहला 10 रुपए वाला हुआ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब सर आप ये बोल सकते हो कि ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 ये एग्रीमेंट होता है। क्या मैं इसको इन शॉर्ट बोल सकता हूं? क्या मैं ऑफर ऑफर को एक जगह ला दूं और बोल दूं कि किसी भी इसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही एग्रीमेंट होने वाला है करके? फ्रॉम बोथ बेस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से ही एग्रीमेंट बनने वाला है करके? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं, एग्रीमेंट बनता है प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 से, बराबर है? प्रॉमिस 1 मतलब नथिंग, ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1। जैसे कि 10 रुपए दूंगा, रामू काका ने हाँ बोला 10 रुपए एक्सेप्ट करने के लिए, फिर रामू काका कहता है बिस्किट पैकेट दूंगा, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 बनता है एग्रीमेंट। मतलब ऑफर को एक जगह कर लो और एक्सेप्टेंस को एक जगह कर लो, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही आपका क्या बनने वाला है? एग्रीमेंट बनने वाला है। क्या बनने वाला है बोलो बच्चों? एग्रीमेंट बनने वाला है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? है ना? यस सर। तो देखो मैंने बोला आपको कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है आपका एग्रीमेंट। क्या कहा मैंने? बोलो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है आपका एग्रीमेंट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या राजा बेटा? समझ में आया क्या? आया सर, समझ में तो आया। अब देखो क्या, thus we can say that agreement is a result of proposal made by one party, यानी कि एक पार्टी यहां पर ऑफर देती है अदर पार्टी को और वो अदर पार्टी उसका एक्सेप्टेंस दे दे और दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसिडरेशन हो जाए। मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस म्यूचुअल कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? इसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। म्यूचुअल कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों को फायदा होना चाहिए, किसी एक पार्टी को फायदा नहीं होना चाहिए, दोनों दोनों पार्टी को फायदा होना चाहिए, तभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे फीस दिया,
मेरा फायदा हुआ। पर मुझे एक बात बताइए, मैं आपको पढ़ाऊं ही ना तो क्या आपका फायदा होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा क्या जिसमें एक ही पार्टी का फायदा है? नहीं सर, नहीं होगा। अब आप पे आई तो कैसे समझा आपको एग्जाम्पल? ठीक है, आओ अभी मैं वही अभी मैं बिस्किट और इसका एग्जाम्पल दे रहा था, तो सर फायदा ये वो, अभी अपने पे आई तो कैसा समझा? समझा ना? चलो आओ अब देखो क्या। तो इसका मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या देती है बच्चों, कोई ना कोई यहां पर ऑफर देती है और वो व्यक्ति सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट करता है फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन, तो इट इज नोन एज एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। समझ में आ गया? क्या सभी बातें क्लियर क्लियर है क्या? बोलो ना जल्दी से, क्या सभी बातें क्लियर क्लियर है क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर। चलो सर आ जाओ, अब ये पूरे चीजों को पढ़ लो एक बार, ये तीनों पार्ट्स को पढ़ लो एक बार, फिर मैं चलूंगा यहाँ पर आपके साथ अगले टॉपिक के ऊपर, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ये जो अपने को कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ना है ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसके ऊपर मैं चलूंगा। मैं चाहता हूं लेकिन आप ये तीनों चीजों को पढ़ लो एक बार, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन और प्रपोजल प्रॉमिस की डेफिनेशन क्लियरली पढ़ लीजिए। होने के बाद डन लिखो। चलो वेरी गुड। क्या बोल रहे सर? तेजस सर कह रहे थे कि आपने उनके कला की कद्र नहीं की, सिंगिंग की। क्या बात करें, मेरे तो गुरुजी है बेटा वो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुजी को साक्षात प्रणाम करता हूं। मैं तो अभी सुबह ऑफलाइन क्लास के लिए जाता हूँ एक जगह, है ना, तो मैं, तेजस सर का घर बीच बीच में ही आता है, तो ऐसा अपन मंदिर के सामने से जाते तो अपन ऐसा नहीं करते क्या? तो बाय डिफॉल्ट मैं भी ऐसा कार चलाते रहो तो ऐसे तेजस सर का जैसे गिरा है ऐसा करता हूँ मैं। समझे क्या आप बात को? गुरुजी है भाई वो सिंगिंग में मेरे, मैं उनका कैसे, क्या बात कर रहे हो यार? अगर क्या इतना बुरा लगा है तेजस सर को? अरे यार मुझे जाके एक बार, कैसे मैं प्रायश्चित करूंगा अब इसका? मुझे तप वप करवाने पड़ेंगे, है ना, या उनको भोजन पर बुलाना पड़ेगा, है ना? चलिए ध्यान दो। चलो 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 सर, मैं अगर कहूँ आपके साथ आओ जरा, अब हम लोग चलेंगे अगले वाले टॉपिक के ऊपर, ध्यान देना सर। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एनफोर्सेबिलिटी बाय, अच्छा ये देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो ऑफर जिसी को बोला जाता है, प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस। आई थिंक सो ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि किस तरीके से इन्होंने ये इक्वेशन बनाया। सर लॉ में भी इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं डरो मत बेटा, ये बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, ऐसे यू नो फन, थोड़ा जोक जोक कर रहे हैं आपके साथ और कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है आइए चलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? चलो अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ध्यान दो। अब हम पढ़ेंगे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के बारे में। देखो इनका क्या कहना है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट क्या होना चाहता है, कोई भी एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहता है, भैया एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, ऑफर और एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट बोला जाता है, किस्सा खत्म। पर अगर कोई एग्रीमेंट बनना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट ना, तो उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लॉ के द्वारा ड्यूटी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? ड्यूटी। मतलब जैसे अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो उसके द्वारा मेरी कुछ जिम्मेदारी, मेरी कुछ ड्यूटीज आती है। मैं अगर उन ड्यूटी को नहीं निभा पाया तो सामने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, या सामने वाले व्यक्ति ने उन ड्यूटीज को नहीं निभाया तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूं। इसे बोला जाता है लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो रामू काका इस केस के अंदर बिस्किट पैकेट नहीं देते और मेरे 10 रुपए को अंदर कर लेते,
तो मैं रामू काका के ऊपर केस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो बच्चों? मैं रामू काका के ऊपर केस कर सकता हूं। इसे क्या बोला जाता है? इसे ड्यूटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे कहा जाता है ड्यूटी। समझे क्या बात को? मतलब मेरे पास रामू काका के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको मुझे बिस्किट पैकेट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं केस कर दूंगा, कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाऊंगा। मतलब जब समझ लो, जब एग्रीव पार्टी जिसको अपन बोलेंगे दुखी आत्मा, क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? दुखी आत्मा। इसको लॉ की भाषा में बोला जाता है एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोला जाता है बोलो? एग्रीव्ड पार्टी। अगर कोई एग्रीव पार्टी यानी कि दुखी आत्मा अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाए, कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाए तो समझ जाना बात को, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मतलब हम लोग कहते हैं कि यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या काम है बोलो? यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? मतलब यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है, ऐसा मैं यहां पर कह सकता हूं। क्या आपको बात समझी? ओके सर, आपका ये कहना है कि जब भी मान लीजिए कोई, मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है और उसमें से एक पार्टी अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है या दोनों कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है, तो समझ जाना वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। भैया जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होंगे वहां पर समझ लेना, जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होंगे वहां पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, अदरवाइज एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सादी दाल बनाई बेटा, आपने दाल पकाई, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, आपको अगर दाल तड़का करना है, क्या करना है बोलो? आपको अगर दाल तड़का बनाना है तो ये सादी दाल के ऊपर आपको तड़का मारना पड़ेगा ना, तब जाके वो क्या बनने वाली है? दाल तड़का बनने वाली है। बस वैसा ही कुछ है। एग्रीमेंट प्लस ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से क्या बनता है? यहां पर एग्रीमेंट बनता है। भैया सादी दाल है एग्रीमेंट, जब तक इसके ऊपर आप क्या नहीं मारोगे? एनफोर्सिबिलिटी का तड़का नहीं मारोगे ना, तब तक ये दाल तड़का बनने वाली है क्या? नहीं सर, तब तक ये दाल तड़का नहीं बनेगी। क्या काम है बोलो? तब तक ये दाल तड़का नहीं बनेगी। मतलब सर, अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बने तो एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऑल राइट सर, अच्छा कुछ कुछ बातें सर हमको तो समझ में आ गई है। अब देखो क्या सर, ऐसे कौन सी चीजें होती है जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता? सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे एग्रीमेंट जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता उसे बोला जाता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? डोमेस्टिक एग्रीमेंट उसे कहा जाता है। ठीक है, रुको जरा रुको जरा रुको जरा, देखो अभी हम प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉमिस का मतलब क्या था? व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made signifies consent to such proposal। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अपन ने ऑफर दिया है वो व्यक्ति सिग्निफाई मतलब कि बताता है असेंट को। असेंट मतलब अप्रूवल टू सच प्रपोजल, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉमिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉमिस। और एक प्रॉमिस और दो प्रॉमिस आपस में मिल जाए तो ये कंसिडरेशन जो एक दूसरे के लिए हो तो उसे अपन लोग कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है सर। अब देखो, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना, लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना, लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना, तो इसे क्या बोला जाता है? एनफोर्सेबल। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? एनफोर्सेबल। समझ में आया क्या? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें क्लियर क्लियर? क्या आप लोगों को ये बातें क्लियर क्लियर अभी तक? ऑल राइट सर। अब देखो क्या मैंने आपको बताया सर, ऐसे एग्रीमेंट, सुनो ना, ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होते वो क्या बन जाते हैं? वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो? डोमेस्टिक एग्रीमेंट बन जाते हैं। अच्छा,
डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या एनफोर्सेबल होते हैं क्या? मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट यहां पर एनफोर्सेबल नहीं होते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। सर इसका अगर कुछ एग्जाम्पल वगैरह दोगे तो हमको मजा आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं बात करूंगा किसके बारे में बोलो बच्चों? मैं अगर बात करूं ना, मैं मेरे बारे में ही बात करूंगा, ठीक है? मुझे ही अब सब लोग हाय बोलेंगे यहाँ पर, है ना? देखो यहाँ पर क्या, मैं मेरे बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। अरे भाई हो जा रे बाबा, हाँ ठीक है, ऑल राइट सर। देखो ये कौन है? ये हूं मैं बच्चों। कौन हूं बोलो? मैं हूं ये, ठीक है? आइए, ये हूं मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, है ना? आप अपने हो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, बाकी मैं ऐसा किसी के भी साथ बताता नहीं हूं मैं, ठीक है ना? आओ मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो ना। श्रद्धा कपूर, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? श्रद्धा कपूर के बारे में, ठीक है? आओ देखो यहां पर क्या, हम्म, हम्म, चलो ये वाली फोटो लेंगे अपन, ये थोड़ी अच्छी फोटो है, ठीक है? आओ, ये मैं हूं ना, क्या नहीं करना है मुझे मैं हूं ना यहाँ पर। चलो आओ ध्यान दो, श्रद्धा कपूर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ध्यान देना। मैं इधर एक काम करूँ, देखो श्रद्धा कपूर किसे देख रही है बच्चों? प्यार भरी नजरों से श्रद्धा कपूर किसे देख रही है? मुझे ही देख रही है। आप देख पा रहे हो क्या बात को? देखो ना, नजरें देखो कहाँ है श्रद्धा कपूर की, मेरे ऊपर ही है। मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे? अरे भैया प्यार में पागल हो चुकी है, मैं क्या बताऊं आपको, है ना? खतरनाक वाली, खतरनाक वाली, क्या बताना अब आपको। एक दिन श्रद्धा कपूर का मुझे क्या आता है बच्चों? डीएम आता है। क्या डीएम आता है? लंच पे चलोगे? लंच पे चलोगे? हे लंच पे चलोगे? मैंने कहा कि शायद ऐसा ही फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रही होंगी करके, है ना? या हो सकता है मुझसे कोई मूवी वूवी डायरेक्ट कराना हो, या मुझे कुछ हीरो वीरो बनाना हो किसी मूवी में। ग्लो तो आप देख ही रहे हो चेहरे पे। तो ऐसे केस में मुझे लगा कि शायद इसलिए बुला रही होंगी लंच पे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने कह दिया हाँ ओके कोई इशू नहीं। तो श्रद्धा कपूर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, कल अपन 12 बजे मिलते हैं होटल सेंटर पॉइंट में। कहां पर मिलते हैं बोलो बच्चों? होटल सेंटर पॉइंट में, सेंटर पॉइंट, ठीक है? ऑल राइट सर, होटल सेंटर पॉइंट में मिलते हैं कितने बजे? कल 12 बजे। ओ माय गॉड, अब आप समझिए, अब आपको तो पता है मुझे, मैंने भी हाँ 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 कह दिया। मुझे लगा ठीक है यार, थोड़ा सा लेट वेट हो जाऊंगा, थोड़ा जल्दी चले आऊंगा, मेरे को लगा क्या तो काम है 12 बजे। लेकिन भाई मेरी तो बैच होती है ना आप लोगों की 11:30 बजे की, 11:30 बजे की मेरी आपके साथ क्लास है बच्चों। मैं क्लास में आ रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी ये एग्जाम्पल रामू काका बिस्किट एंड ये हर्ष एंड ये सब चीजें मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको प्रपोजल पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ऑफर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूं, मैं सारी चीजें। मैं तो कोई, मुझे तो पता ही नहीं है कि 12 कब बज गई, 1 कब बज गई, 2 कब बज गई, 3 कब बज गई। मैं पढ़ाया जा रहा, आप पढ़े जा रहे, आप मजे आ रहे, मैं भी पढ़ाया जा रहा। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि जो श्रद्धा कपूर है ना बच्चों, वो क्या करके रखी है? वो है ना होटल में वेट कर रही है। क्या कर रही है बोलो? वो होटल में वेट कर रही है। समझे आप बात को? वो बैठी है ना, बैठी है, पानी पिए जा रही है, बैठी और क्रोधित हो रही है। पर मैं उस दिन नहीं जाता। फिर मुझे बाद में 3-4 बजे ध्यान आता है कि अरे बाप रे, आज तो मुझे लंच पे जाना था, मैं तो जाना ही भूल गया, मैं तो जाना ही भूल गया। समझे आप बात को? मैं तो जाना ही भूल गया। तो ऐसे केस के अंदर समझिए बात को। अब श्रद्धा कपूर क्या करना चाहती है? मेरे ऊपर केस करना चाहती है। क्या करना चाहती है बोलो? केस करना चाहती है कि आईजी सर ने हाँ बोला था वो लंच पे आएंगे, पर आईजी सर नहीं आए लंच के ऊपर, तो मैं उनके ऊपर केस करना चाहती हूं। मुझे जरा एक बात बताइए, श्रद्धा कपूर क्या मेरे ऊपर केस कर सकती है क्या? हाँ या ना में मुझे जवाब देना है यहाँ पर। क्या श्रद्धा कपूर मेरे ऊपर यहाँ पर केस कर सकती है क्या? ठीक है ना? यस सर। आप तो सीए, ऊपर से आप बहुत हैंडसम हो, तो कौन सी लड़की, क्या बोल रहा है, आपको मना ध्यान नहीं देंगे? अरे रे रे, अमूल बटर से भी ज्यादा बटरी हर्ष की बातें, है ना? आइए, क्या बात है? तो मुझे बताइए क्या केस कर सकती है क्या? सब जवाब दे रहे हैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं भी यही कहता हूं नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लॉ के द्वारा ड्यूटी अराइज हो रही है क्या? नहीं सर, अराइज नहीं हो रही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बेटा। मैं बात करूंगा मान्या के बारे में। मान्या के घर वालों ने कहा, मान्या बेटा अगर तुम सीए फाउंडेशन के अंदर 380 प्लस लाओगे ना, तो हम तुम्हें क्या दिलाएंगे? हम तुम्हें आईफोन 17 दिलाएंगे, नया वाला जो अभी अभी आया है।
ठीक है ना, हम तुम्हें लेटेस्ट वाला आईफोन दिलाएंगे, वो भी 1 TB वाला, 2 लाख रुपए वाला दिलवाएंगे। मान्या ने बहुत मेहनत की, दिन रात सुबह शाम सिर्फ मान्या पढ़ती रही। अप्सरा कंपनी को फोन करके अप्सरा के पेन बनवाई बच्चों, ताकि उससे पेपर लिखे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। और मान्या को पता है आपको, मान्या को यहां पर 400 में से 410 नंबर मिल गए, क्योंकि अप्सरा के पेन से लिखा मान्या ने। सवाल बनता है कि मान्या अब कहती है घर वालों से, लाओ मेरा आईफोन लाओ। पप्पा कहते हैं हाँ ये तो छोटा सा मजाक आपके साथ हुआ है, वो देखो वहां पर कैमरा भी लगा हुआ है, मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको वो वाला फोन दे सकता हूँ जिसमें एक दबाओ तो चल छैया 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 चल छैया 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 वो बजे। अब सवाल यहां पर बनता है क्या, कि मान्या एकदम क्रोधित हो गई। मान्या बोलती है आता माझी सटकली, मैं करना चाहती हूँ केस अपने पप्पा के ऊपर। मुझे बताइए मान्या क्या पप्पा के ऊपर केस कर सकती है क्या? बताओ ना जरा मुझे, क्या मान्या अपने पप्पा के ऊपर केस कर सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं कर सकती सर, क्योंकि इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है सर, और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ना, तो ऐसे केस के अंदर केस नहीं होगा। ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर जाने वाला है। समझ आ रहा है क्या आपको? अरे बोलिए ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, मतलब वो एनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब एग्रीमेंट सादी दाल ही बन के रह जाती है। बट सादी दाल को अगर दाल तड़का बन रहा है तो लीगल ऑब्लिगेशन का तड़का लगना जरूरी है। क्या कहा मैंने? बोलो, लीगल ऑब्लिगेशन का तड़का लगना जरूरी है। ठीक है, आओ मैं आपको डिफरेंस पढ़ाता हूँ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का। सबसे पहले तो देखो एग्रीमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, डेफिनेशन पढ़ा दिया इन्होंने, पढ़ लो एक बार। एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सर। इसके अलावा मुझे बताइए, एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा होगा या कॉन्ट्रैक्ट? सर एग्रीमेंट वाइडर टर्म होता है। क्यों ज्यादा बड़ा होगा? क्योंकि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं, लीगल वाला पोर्शन, और उससे सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी बन सकते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट वही एग्रीमेंट बनते हैं जिसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप होने वाला है वो क्या रहने वाला है? कम। देखो सादी दाल से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है ना बच्चों, दाल तड़का बनाओ, दाल फ्राई बनाओ, या सादी दाल को ही खा लो आप कोई मर्जी वैसा करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो दाल तड़का है, मतलब उसका स्कोप तो अब नैरो डाउन हो गया ना, अब थोड़ी आप कुछ कर सकते हो उससे, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। अगला देखो क्या, लीगल ऑब्लिगेशन। मुझे बताइए क्या एग्रीमेंट में पक्का है क्या लीगल ऑब्लिगेशन? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट में पक्का है। नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन को। हमेशा सर यहां पर राइट रहने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है। ठीक है, यस। अब देखो क्या यहां पर, लेकिन सर एग्रीमेंट में मे नॉट क्रिएट, क्या कहा मैंने? बोलो, मे नॉट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। समझे क्या? एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं सर, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। ठीक है ना, मतलब कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं किया तो वो एग्रीमेंट बन के ही रह जाएगा। अब देखो यहां पर क्या, सुनो सुनो सुनो, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेफिनेटली एग्रीमेंट। ये लाइन को पढ़ो एक बार, ये लाइन को पढ़ो एक बार। लीगल रिलेशनशिप में जाएगा लक्ष्य। ठीक है, आओ चलो पढ़ो 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 एक बार जल्दी से। समझे क्या? समझ में आया क्या? मतलब सर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीमेंट के प्रोसेस से तो गुजरना ही है, बट सारे एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या? नहीं सर, केवल वही एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होते हैं ना कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, वही बनते हैं बच्चों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मात्र एग्रीमेंट बन के ही, मतलब बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट तो पक्के से होंगे, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी सारे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बनते। कुछ डोमेस्टिक के केस में छट जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट गो थ्रू करो जल्दी से, प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट फटाफट गो थ्रू करो, फिर मैं अगले टॉपिक के ऊपर चलूंगा। मैं अगले टॉपिक के ऊपर चलूंगा फटाफट।
चलो, तो ओनली टिप इसकी आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, बस खत्म हो गई बात। यश, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑटोमेटिकली लॉ सेटल होना चालू हो जाएगा। रोज पढ़ो, रोज रिवाइज करो, जितना पढ़ा है उतना भी, और थोड़ा बहुत पुराना टॉपिक भी, ये सबसे ज्यादा, ठीक है ना। यस, चलो 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 आगे बढ़े क्या, आ जाओ। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में बच्चों, अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली अगर आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बोलो बच्चों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ असेंशियल्स होना चाहिए। असेंशियल्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। जैसे सब्जी बनाने के लिए नमक एक इंग्रेडिएंट है, फिर जो मान लो पनीर की सब्जी है तो पनीर इंग्रेडिएंट है, हल्दी इंग्रेडिएंट है, और बाकी भी ऐसी बहुत सारी चीजें, टमाटर की ग्रेवी इंग्रेडिएंट है। उसी प्रकार से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो ना, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तब जाके एक सही और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बारे में अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये जो असेंशियल्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दिया है बट आर कंसिडर्ड असेंशियल, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने इसको क्या मान लिया है, लोगों ने इस पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मान लिया है, और कुछ बातें तो इन्होंने सेक्शन 10 के अंदर ही दे के रखी है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो मैं अभी आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक ऐसी चीज जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दी गई है, मतलब कि लोगों ने इसे मान लिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो सेक्शन 10 के अंदर दी गई है, क्या की गई बोलो, सेक्शन 10 के अंदर, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बोल दिया कि भैया ये सारी चीजें है ना आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या है बोलो बच्चों, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहां पर सेक्शन 10 ने बोल दिया। चलिए आइए सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे अपन लोग कि कौन सी ऐसी चीज है जो सेक्शन 10 के अंदर दी गई है, नहीं दी गई है फिर भी वो असेंशियल है। तो देखो सर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो दो पार्टीज होनी चाहिए। इनका कहना है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, मुझे एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, मैं अगर अपने ऊपर के जेब से पैसा निकालूं और मैं अपने यहां पर ये नीचे के जेब में डाल दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसा बोलूंगा क्या? मुझे जरा एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैं ऐसा बोलूंगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बोलो बच्चों? क्योंकि सर आप क्या एक जेब से दूसरे जेब में पैसा डाला तो ट्रांजैक्शन थोड़ी होता। ट्रांजैक्शन तो तब होगा जब आप किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ कुछ डील वील करोगे, तब होगा। तो इनका वही कहना है कि सर जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, मिनिमम दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक व्यक्ति कभी भी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? दो पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी जो ऑफर कर रही हो और दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हो। कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नेचुरल पर्सन के बीच में भी किया जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है ना अदर पर्सन जिनका लीगल एग्जिस्टेंस है। सर कौन ऐसे लोग हैं जिनका लीगल एग्जिस्टेंस है? जैसे कंपनी हो गया, जैसे एलएलपी हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी हो गए, है ना, आपके जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हो गए, वो हो गए, इनके आपस में लीगल एग्जिस्टेंस होते हैं। आप इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? बिंदास बिंदास कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। मतलब इन शॉर्ट यहां पर बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल पर्सन, जैसे मैं, मेरे और आदित्य के बीच में हुआ, मेरे और दलशील के बीच में हुआ, मेरे और आलिया के बीच में हुआ, मेरे और यश के बीच में हुआ, हम लोग नेचुरल पर्सन से। या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, या एक आर्टिफिशियल और दूसरे आर्टिफिशियल के बीच में भी हो सकता है, ऐसा यहां पर इनका कहना है। क्या कहा मैंने बोलो? ऐसा यहां पर इनका कहना है। समझ में आया क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर? ओके सर, एकदम परफेक्टली क्लियर। क्लियर? देखो क्या, वन पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एटलीस्ट टू पार्टीज, एक जो ऑफर कर रही है और दूसरा जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नेचुरल पर्सन के बीच में और अदर लोग जिनका लीगल एग्जिस्टेंस है उनके बीच में हो सकता है, कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज क्या होना चाहिए यहां पर? एसर्टेनेबल होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी सेपरेट होना चाहिए जिसको मैं एसर्टेन कर पाऊं। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं, सुनो ना जरा, क्या मैं किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ कर सकता हूं क्या?
मुझे बताओ ना, क्या एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है, क्या इसका सेपरेट आइडेंटिटी होती है क्या पार्टनर्स से? क्या पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म का आउटसाइडर के साथ हो सकता है, पर एक पार्टनरशिप फर्म का अपने खुद के पार्टनर के साथ क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि दे आर नोन एज वन एंड द सेम थिंग, उनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म का खुद का आपस में कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमको चाहिए सर कि एग्जिस्टेंस है ना अलग होना चाहिए, एसर्टेनेबल होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एसर्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोल रखा है। क्या कहा मैंने? बोलो, ऐसा यहां पर बोल रखा है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो ना। हाँ सर, एकदम बढ़िया। चलो देखो जरा एग्जांपल देखो यहाँ पर। टू पार्टीज, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। क्या बोला यहाँ पर? अदर पार्टीज को एक्सेप्ट कर रही है। A contract may be made by natural person or by any other person having legal existence, जैसा अपन ने यहाँ पर बातचीत किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पार्टी आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा कट कर दो, कट कर दो इसको यहाँ पर, और मैं अभी जो लिखा रहा हूं आप उसको लिखो। मैं जो अभी आपको लिखा रहा हूं ना बच्चों, आप उसको लिखो। लिखो जरा, जरा जरा लिखो। चलो बताओ क्या बोलू, क्या बोलू, क्या बोलू, क्या? हाँ, लिखो। स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। रमनलाल एस एंड कंपनी। लिखा ना? लिखा ना? यस, आ जाओ। देखो, अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स। एसेंशियल्स नॉट गिवन इन सेक्शन 10। इसके अंदर पहला क्या है बच्चों? टू पार्टीज। क्या है? बोलो, टू पार्टीज। तो क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड बिटवीन at least two parties which are ascertainable, या जिसे आइडेंटिफाइबल भी बोला जाता है। ठीक है ना? जैसे एलएलपी, कंपनी, एक्सेट्रा। अब देखो क्या, अब इसके अंदर केस लॉ क्या है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस कंपनी। अब देखो मैं आपको मामला बताता हूँ। ये मामला लीगल है थोड़ा सा, मतलब मामला क्या है ये समझो। सर ये स्टेट ऑफ गुजरात, मुझे बताइए, मैंने आपको बताया जिसका नाम सबसे पहले आता है केस लॉ के अंदर, इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? एग्रीव पार्टी, जिसको अपन दुखी में क्या जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? दुखी आत्मा। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, दुखी आत्मा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर, बढ़िया। अब ये जो रमनलाल एस एन कंपनी है ना, ये कुछ और नहीं, ये है एक पार्टनरशिप फर्म। क्या है? बोलो बच्चों, ये है एक पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म।
ये है एक पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एन कंपनी, मतलब सर एग्रीव पार्टी थी स्टेट ऑफ गुजरात, जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है पहले उसे एग्रीव पार्टी बोला जाता है, जिसके खिलाफ वो जाती है ना उसे बोला जाता है डिफेंडेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, इसे बोला जाता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, ठीक है ना, जिसके खिलाफ वो गई है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। ओके सर, अब देखो क्या हुआ क्या इसके अंदर, अब ये समझते हैं। मान लीजिए ये है एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसका नाम था रमनलाल एस कंपनी करके, बराबर। ओके, अब हुआ क्या, इस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, डिसॉल्व हुई। मतलब डिसॉल्व का मतलब अब आपको पता है, आपने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, तो डिसोल्यूशन का मतलब हुआ सर फर्म को बंद हो जाना। मतलब फर्म के असेट्स को बेच बाच के लाइबिलिटीज को पे करेंगे और जितना भी पैसा या असेट जो भी बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑलराइट, तो होता यह है कि हमने असेट से लाइबिलिटीज को पे किया और उसके बाद कुछ असेट्स है ना बच्चों बैलेंस में बच गए। किस में बच गए बोलो बच्चों, बैलेंस में बच गए। अब ये जो असेट्स है ना पार्टनर्स ने क्या किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या कर लिया बोलो बच्चों, पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कैपिटल लाया था, तो कैपिटल पैसे लेने के बजाय उन्होंने असेट ले लिए फर्म से। क्या ले लिए बोलो, असेट ले लिए। अब जो गुजरात का सेल्स टैक्स ऑफिसर था ना, उसका कहना था कि भैया ये जो असेट का डिस्ट्रीब्यूशन, एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को जो असेट बांटा है उसको आप सेल मानेंगे और इस सेल के ऊपर आप क्या लगाएंगे, सेल्स टैक्स लगाएंगे और सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। किसको देंगे बोलो बच्चों, सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। जब ये बात गई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, जब ये बात पहुंची कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या कहा, कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा भैया एक पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स जो है ना, ये तो दो जिस्म एक जान होते हैं, तो आप इनके बीच में कोई भी असेट का इर्द गिर्द इधर उधर करते हो तो ये कोई सेल नहीं होगा। मतलब सेल होगा क्या, नहीं सर ये सेल नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम थिंग इन द आईज ऑफ लॉ, तो ये सेल नहीं है। और सेल नहीं है तो काय का टैक्स, कोई टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने बोला, ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला। समझ में आ रहा है क्या, इससे अपने को दो पर्सन का ये जो चीज है ना और ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे अपना और ज्यादा यहां पर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या मैं जो कह रहा हूं। यस सर, एकदम परफेक्ट हुआ ये तो इसका मतलब सर हुआ कि पार्टनरशिप फर्म तो दो जिसमें एक जान होती है ना, तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एन कंपनी के अंदर इसी चीज के बारे में बोला गया था। क्या, हाँ सर इसी चीज के बारे में यहां पर बोला गया था, ऐसा यहां पर बताया गया है। कॉट इट, टंडन टंडन, फटाफट फटाफट जल्दी से बता, क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, टू पार्टीज वाला। यस सर, टू पार्टीज वाला पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज एंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो सर आ जाओ, आइए सर। ये हुआ यहां पर पहला पॉइंट अपना एकदम बिंदास खत्म। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट देखो यहां पर क्या बोल के रखा है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बोला यहां पर कि सर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करोगे ना तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आपका क्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो बच्चों, इसके अंदर आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन आपका क्रिएट होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाहते हो सर कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते, एग्रीमेंट वही एनफोर्सेबल होता है बच्चों जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। मतलब लीगल रिलेशनशिप अगर क्रिएट होगा तो वो एनफोर्सेबल की कैटेगरी में आएगा, अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो डोमेस्टिक चीज है, और डोमेस्टिक चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता। पढ़ो जरा, there must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social या domestic type of agreements are not enforceable in court of law, hence they do not result into a contract। क्या सारी चीजें पड़ी हुई है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पड़ी हुई है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक केस लॉ बताना चाहता हूं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंदर बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस लॉ इसके अंदर आता है, ठीक है ना। अब ये बैल्फर एंड बैल्फर का जो केस लॉ का पूरा एंड है वो तो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ इसके अंदर, बाकी आपको केस देख के समझ में आ जाएगा कि क्यों डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। देखो मैं अगर बताऊं ना, ये
ये व्यक्ति है बच्चों मिस्टर बेल्फर, और ये व्यक्ति कौन है, ये है मिसेस बेल्फर। ये दोनों ना सीलोन से, सीलोन मतलब आज का श्रीलंका, इससे बाहर के घूमी घूमी के लिए किसी विदेश में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं। और वहां पर मिसेस बेल्फर है ना, देखो आप यहाँ पर मिसेस बेल्फर क्या हो गया, सिगरेट नहीं पी रही है बच्चों, मिसेस बेल्फर बीमार पड़ गई है। देखो मिसेस बेल्फर सोई हुई है, ऊपर पट्टी और यहाँ पर थर्मामीटर में ऊपर यहाँ पर डंडी दिख रही है, यहाँ पर लाल कलर की। समझे आप बात को, मतलब बीमार पड़ गई, ओ बीमार पड़ गई मिसेस बेल्फर। अब मिसेस बेल्फर को यहां पर क्या कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए, क्या कहा मैंने, बोलो, मिसेस बेल्फर को ट्रीटमेंट के लिए वही रोक दिया जाता है, किधर, उस दूसरे देश में ट्रीटमेंट के लिए रोक दिया जाता है मिसेस बेल्फर को। किसे बोलो बच्चों, मिसेस बेल्फर को। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। अब होता क्या है समझना, अब होता ऐसा है कि अब कितने दिन यार मिस्टर बेल्फर मिसेस बेल्फर के पास रुकेगा ना। मिस्टर बेल्फर कहते हैं बेबी आई नीड टू गो, आई हैव सम वर्क टू डू इन माय ऑफिस एंड माय ऑफिस कलीग्स आर कॉलिंग मी। तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर मिस्टर बेल्फर वापस आ जाते हैं शिलोंग में अपना कामकाज करने के लिए। बट मिस्टर बेल्फर ने कहा था कि मैं मिसेस बेल्फर, मेरी बीवी जी, मैं तुम्हें है ना, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें 20,000 रुपए प्रति महीना जो है ना, मैं तुमको पैसा भिजवाया करूंगा तुम्हारे इलाज के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए। अब इतना पुराना केस रहा है तो 20,000 भी बहुत बड़ी बात है। अब होता क्या है समझना, अब होता ऐसा है कि मिसेस बेल्फर बेचारी यहां पर बीमार है और मिस्टर बेल्फर लपूट एक नंबर का, आप समझ रहे हैं बात को, मिसेस बेल्फर फोन किए जा रही है, मिस्टर बेल्फर फोन नहीं उठा रहे। ये कहानी मैंने अपने से बनाया, अभी वाली ये वाली कहानी, ठीक है ना, अभी तक की बाकी कहानी बिल्कुल सही है जो एक्चुअल केस लॉ में हुआ था। ये वाली कहानी थोड़ा सा मैं अपने तरफ से बना रहा हूं, आपको याद भी तो रहना चाहिए। तो ऐसे केस में अब मिसेस बेल्फर का फोन आता है, ये उठाता नहीं है। एक बार मिसेस बेल्फर ने अननोन नंबर से फोन किया, मिस्टर बेल्फर ने उठाया, बात क्या, आवाज से पहचान लिया और कहता है बोलो बेबी, पर बोलो बोला फोन को और बेबी बोला इसे। समझ गए बात को, है ना। अब मिसेस बेल्फर क्रोधित हो गई। मिसेस बेल्फर कहती है तुमने वादा किया था 20,000 भिजवाओगे, आज 4 महीने हो गए तुमने एक फूटी कौड़ी नहीं भिजवाई, ये क्या बात हो गई, मुझे पैसा भिजवाओ। मिस्टर बेल्फर कहते हैं मैं नहीं भिजवाऊंगा। मिसेस बेल्फर ने तुमने वादा किया था, तुमने एग्रीमेंट किया था, तुमने लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मैं आईजी सर से क्लासेस पढ़ी हूं ultimateca.com के ऊपर, मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। बाउली है मिसेस बेल्फर, अगर ढंग से क्लास में अटेंटिव होती तो श्रद्धा का एग्जाम्पल याद आ जाता, पर नहीं। अब मिसेस बेल्फर चले जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट ऑफ लॉ में जज साहब कौन है बच्चों, जज साहब मैं हूं, मेरे पूर्ण जन्म की बात है और मैं ही जज साहब हूं। यहां पर ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिसेस बेल्फर यहां पर खड़ी है बच्चों, और दूसरे तरफ कौन है, मिस्टर बेल्फर। मिसेस बेल्फर कहती है जज साहब मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, हाय दैया इसने मेरा दिल तोड़ा है, इसने मुझसे वादा किया। मैंने कहा दिल कैसे तोड़ा, क्या किया, तो बोले इसने 20,000 रुपए मुझे देने का वादा किया था पर वो मुझे पैसे नहीं देता। मैंने कहा इसे दिल तोड़ना कहते, उसने जो कर लिया उसको बोला होता तो समझ में आता, पर तुम इसे दिल, जान दो। मिस्टर बेल्फर ने कहा देखिए जज साहब, मैंने भी आपकी क्लासेस किया हो ultimateca.com से, मुझे पता है कि इसके अंदर है ना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, इसके अंदर क्या नहीं था, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या नहीं, ये मात्र एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट तो कोर्ट ऑफ लॉ में आ ही नहीं सकता, आप इसे गेट आउट कर दो। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, मैंने ऑर्डर पास कर दिया, गेट आउट कर दिया मैंने मिसेस बेल्फर को। मैंने मिसेस बेल्फर से कहा कि मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, पर मेरा जो ऑर्डर है वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन माय सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। उसके लिए आप फैमिली कोर्ट में जाओ, कहीं और जाओ, मेरे पास कृपया करके मत आइए। समझ में आया क्या आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या मिसिंग है, लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग है। क्या मिसिंग है बोलो बच्चों, लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग है। समझ में आया क्या, देखो जरा पढ़ो एग्जांपल से। एन हस्बैंड agreed to pay to his wife a certain amount as a maintenance everyone while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Wife recover कर सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है और पार्टीज के बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन नजर है क्या, नहीं सर, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो समझ जाना बात को कि हम लोग बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, मतलब अपने अपने नोट्स में लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखो यहां पर आपके साथ, और सेकंड पॉइंट क्या आएगा, है ना, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन।
must intend, parties must intend to create parties must intend to create legal obligation. Intend to create legal obligation. चलो डन, बोलो जल्दी से, डन 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 डन। यस, डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट not enforceable, not enforceable. Balfour versus Balfour, Balfour versus Balfour, Balfour versus Balfour. चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलू ना। चलो तीसरा, तीसरा अदर फॉर्मेलिटीज, तीसरा अदर फॉर्मेलिटीज। देखो फॉर्मेलिटीज, देखो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, कभी भी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कहा मैंने, बोलो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके घर वाले एक तो परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि अपन ने रोकड़ा दिया और बस उससे प्रॉपर्टी ले लिया कर उसने दे दिया? ऐसा नहीं होता सर। आप जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदी या बिक्री करते हो ना, उसका प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट बनता है। रिटर्न एग्रीमेंट बनने के बाद इसको रजिस्टर्ड किया जाता है कहां पर? गवर्नमेंट के पास, ताकि कल चल के फ्यूचर के डिस्प्यूट होने चाहिए क्या? नहीं सर, कल चल के कोई भी फ्यूचर के डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ एग्रीमेंट में राइटिंग की और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऐसे एग्रीमेंट में आपको अदर फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, मान लो इंश्योरेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो तो वो राइटिंग में होती है, उसको आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट के पास जाकर, वो राइटिंग में होना अपने आप में सफिशिएंट है। क्या है बोलो बच्चों? अपने आप में सफिशिएंट है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल की बात है, परचेज सेल की बात है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज हुई। तो इनका कहना है कि सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्या कहा मैंने, बोलो, इनका कहना है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको अदर फॉर्मेलिटीज को, सर्टेन केसेस में आपको अदर फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है क्या? हां सर, रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आपको अदर फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या माना जाता है बच्चों? तभी जाके वो बिल्कुल बिल्कुल वैलिड माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो जल्दी से, वैलिड माना जाता है। समझ में आया क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर? क्या तीसरा पॉइंट भी आपके माथे में गया क्या? है ना? यस। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया, पहला 2 पार्टीज बताया, दूसरा मैंने लीगल ऑब्लिगेशन, और तीसरा मैंने आपको अदर फॉर्मेलिटीज आपको पढ़ाया। अब इसके आगे की जो भी चीजें हैं ना, वो हम लोग क्या करेंगे, डे 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया क्या? तो कल हमारी मुलाकात होंगे फिर से, यहीं पर मिलेंगे हम लोग ऐप के। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड इसको ऐप पे देख रहा है तो ऐप पे मिलेंगे, है ना? यस। और बाकी जो इसको यूट्यूब पे देख रहा है, यूट्यूब पे हम लोग 11:30 बजे मिलेंगे और हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है ना? चलिए सर, आ जाओ एकदम बढ़िया से। और अब हम लोग आज के क्लास को करते हैं फिनिश और मिलेंगे हम लोग कल के क्लास के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।